टू सहस्रमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा जो सिलेबस बच चुका है JPCR का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, मैंने आपको पहले कहा था कि सुबह वाली मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने कहा था कि गेट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। आपकी जो लास्ट डेट है वो है 25 सितंबर और स्टार्ट डेट है 25 अगस्त। ठीक है, तो आपके पास पूरा एक मंथ है अप्लाई करने के लिए। अब एलिजिबिलिटी की मैं सिंपल बात करूं तो जो भी बच्चा MSc में एनरोल हो चुका है, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो, चाहे वो सेकंड में हो, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, चाहे पास आउट हो, वो एलिजिबल है गेट के लिए। और गेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड रहता है 3 साल के लिए। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है वो फर्स्ट सेम में ही गेट को क्लियर कर लेता है, तो फिर भी उसके पास 1 साल एक्स्ट्रा बच जाता है जिससे वो PhD में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, 2 साल की आपकी MSc होगी। आफ्टर दैट आप किसी भी IIT, किसी भी NIT या किसी भी आप आइसर्स या ISC के अंदर जाके आप इंटरव्यू दीजिए और अपने सीट एनरोल कीजिए। यदि आपको सीट मिल जाती है PhD में तो आपको उतना ही स्टाइपेंड मिलेगा जितना आपको CSI या NET JRF निकाल के निकलेगा। ठीक है, सेम स्टाइपेंड है और बाकी टैग भी है IITs का। अब बात हम करते हैं कि इतना तो हमने कर लिया और सिलेबस मैंने डिस्कस किया है सुबह की वीडियो में। आपको कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको 2 चीज़ें टारगेट रखनी है, एक जोलॉजी और एक आपको टारगेट रखना है बायोकेमिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई और भी चूज़ कर सकते हो। देखो, अब हम चले थे यहाँ पर, ये मैं हमने सब कंप्लीट कर लिया था। ओके, हाँ, हमारी ये वाली बची थी जिसमें आती है G-alpha-Q सिग्नलिंग। देखो, G-alpha की हम सबसे पहले हमने पढ़ी S सिग्नलिंग, आफ्टर दैट हमने पढ़ी थी G-alpha की I सिग्नलिंग जिसको बोलते हैं इनविट्री सिग्नलिंग। अब हम पढ़ रहे हैं G-alpha की Q सिग्नलिंग। अब ये G-alpha जो Q सिग्नलिंग है, इसमें यहाँ आप दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाली ये हो रही है आपके JPCR की Q सिग्नलिंग। Q का मतलब होता है फॉस्फोलाइपेज C। आप देखते हैं इसमें क्या है। देखो, इस सिग्नलिंग में ये सिग्नलिंग आपको याद रखने पड़ेगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखो, ये जो रिसेप्टर आपको दिख रहा है JPCR, इसके पास जैसे ही कोई सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाइंड करेगा, अंदर की तरफ जो G-alpha सब यूनिट है वो क्या हो जाएगा, बीटा गामा से डिसोसिएट हो जाएगा। और यहाँ पर जो इंट्रिंसिक JPCR के अंदर जो गैप एक्टिविटी है वो क्या लगा देगा, यहाँ पर GTP लगा देगा। अगर G-alpha सब यूनिट के ऊपर GTP लग जाता है तो वो कैसा हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। वो जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर सिग्नलिंग अलग चलेगी क्योंकि यहाँ पर जो G-alpha है ये कौन सा है, ये है Q वाला। अब G-alpha-Q में जैसे अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो जाएगा, ये फोस्फोलाइपेज C बीटा को एक्टिवेट करेगा। किसको करेगा, फोस्फोलाइपेज C बीटा। आपने देखा होगा इन द केस ऑफ स्टिमुलेटरी, एंड G-alpha-S सिग्नलिंग आपने देखी है, वहाँ पर अल्फा वाला ये सब यूनिट GTP लोडेड, ये किसको एक्टिवेट कर रहा था, एडेनाइलेट साइक्लिस को। और एडेनाइलेट साइक्लिस फर्दर क्या कर रहा, साइक्लिक MP बना रहा था। बट इधर ऐसा नहीं है, इधर जो अल्फा सब यूनिट है वो फोस्फोलाइपेज C बीटा को एक्टिवेट करा, जो कि यहाँ पर क्या मेम्ब्रेन बाउंडेड है, अंदर की तरफ होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। अब ये जो फोस्फोलाइपेज C बीटा है ये करता क्या है, तो फोस्फोलाइपेज C बीटा असल में एक हम बोल सकते हैं एक लाइपेज है एक तरफ का, यानी फैटी एसिड को ब्रेक करने वाला है, कट करने वाला है। तो फोस्फोलाइपेज C बीटा PIP2 क्या होता है, PIP2 होता है फॉस्फेटिडाइल अनएसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। आप पढ़ोगे आगे, आप डिफरेंट टाइप के लिपिड्स पढ़ोगे, तो उस डिफरेंट टाइप के लिपिड्स में एक लिपिड आता है फॉस्फेटिडाइल अनएसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, उसको हम बोलते हैं PIP2। तो ये फोस्फोलाइपेज C बीटा करेगा, PIP2 को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा बीच में से, और क्या बनाएगा, IP3 और डैग को बोलते हैं हम डायसाइक्लोसरॉल, और IP3 को बोलते हैं अनएसिटोल 3 नहीं, अनएसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आपको इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट आपको एज इट इज जो साइकिल बनाई वो तैयार कर सकते हो आप, जिसके फोस्फोलाइपेज C बीटा एक्टिवेट हुआ, फोस्फोलाइपेज C बीटा ने PIP2 को तोड़ दिया, PIP2 बना दिया गया डैग और IP3 में। ठीक है, इतना तो आप याद रख सकते हो। अभी आपको ये पता चल रहा है कि PIP2 क्या है, तो आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, लाइफ साइंसेज क्या है, कनेक्टेड है। यदि आपको सभी यूनिट करोगे तभी समझ आएगी। तो बायोकेमिस्ट्री में आपको PIP2 देखने को मिलेगा। PIP2 असल में कुछ नहीं है, लिपिड है जिसका नाम है फॉस्फेटिडाइल अनएसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, यानी ऐसा लिपिड जो कि फॉस्फेट वाला है और साथ में उसके साथ अनएसिटोल लगा हुआ है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सेरीन वाले, अनएसिटोल वाले, इथेनॉल एमाइन वाले, कोलिन वाले, तो वहाँ पर एक अनएसिटोल वाला होता है, वो है। और जो PIP2 टूटेगा तो देखो, जब भी PIP2 ब्रेक होता है तो वो बनता है डैग और IP3 में। IP3 असल में अनएसिटोल ही है, अनएसिटोल 1,3,4
113 नहीं, आइनोसिटोल 145 ट्राइफॉस्फेट है। अब ये जो डैग है ये स्टिल कैसा रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये यहाँ से अलग नहीं होगा। बट IP3 ये अलग हो जाएगा और ये एंटर कर जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं क्या, रिसेप्टर। किस रिसेप्टर, जिसको पता है रायनोडिन रिसेप्टर, रायनोडिन रिसेप्टर बोलो या IP3 रिसेप्टर बोलो। अब जैसे ही IP3 मॉलिक्यूल्स अपने IP3 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है, जो कि ER मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, वो कैल्शियम का रिलीज करवाएगा साइटोसोल में। मतलब आप सभी को पता होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम स्टोर होता है, उस कैल्शियम को बाहर निकाला जाएगा। तो देखो मैंने कहा जैसे ही PIP2 ब्रेक हुआ IP3 और डैग में, IP3 गया कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर मेम्ब्रेन में इसके रिसेप्टर होते हैं। और ये जैसे ही IP3 रिसेप्टर से बाइंड हुआ, कैल्शियम रिलीज हुआ साइटोसोल के अंदर। अब ये जो कैल्शियम होगा ये करेगा, ये प्रोटीन काइनेज C के साथ मिलकर, डैग के साथ मिलके क्या करेगा, देखो जैसे कैल्शियम मिला, कैल्शियम डैग के साथ मिलेगा और प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करेगा। अब आपको एक चीज़ रिमेंबर होगी कि जब मैंने कहा था कि स्टिमुलेटरी सिग्नल थी, यानी G-alpha-S सिग्नलिंग जो कि कॉमन सिग्नलिंग होती है, तो वहाँ पर कौन एक्टिवेट हुआ था, प्रोटीन काइनेज A, ठीक है, प्रोटीन काइनेज A, जिसको किसने एक्टिवेट किया था, साइक्लिक AMP ने। तो यहाँ पर आप देखो तो प्रोटीन काइनेज A नहीं, प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट हो रहा है। और ये प्रोटीन काइनेज C है, इसको एक्टिवेट कौन कर रहा है, डैग प्लस कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम प्लस डैग दोनों मिलकर प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट कर देगा। और प्रोटीन काइनेज C एक बार एक्टिवेट हुआ तो ये फर्दर ये कॉल मॉड्यूलिन या फर्दर कोई भी रिस्पॉन्स दे सकता है। अब हम रिस्पॉन्स पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, G-alpha-Q सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। देखो सबसे पहले मॉलिक्यूल आएगा, अपने GPCR रिसेप्टर से बाइंड करेगा। जैसे बाइंड करेगा, GPCR के अंदर इंट्रिंसिक गैफ एक्टिविटी होती है, जिसको पता है ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, गैफ एक्टिविटी से ये GPCR क्या करेगा, G-alpha सबयूनिट को क्या प्रोवाइड करवाएगा, GTP, और उसे GTP हटा देगा। और जैसे G-alpha को GTP मिल जाएगा, वो बीटा गामा से अलग हो जाएगा और G-alpha GTP क्या करेगा, फोस्फोलाइपेज बीटा को एक्टिवेट करेगा। अब इस फोस्फोलाइपेज बीटा है कहाँ, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अब जैसे फोस्फोलाइपेज C बीटा हुआ, देखो फोस्फोलाइपेज C बीटा, इसका मतलब फोस्फोलाइपेज यानी कोई ना कोई फैटी एसिड को ब्रेक करेगा। कौन सी फैटी एसिड को ब्रेक करेगा, जिसका नाम है फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बिस फॉस्फेट यानी PIP2 को ब्रेक करेगा IP3 और डैग में। IP3 जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास और वहाँ पर कैल्शियम को रिलीज करेगा। कैल्शियम डैग के साथ मिलकर प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करेगा, जो कि फर्दर रिस्पॉन्स लेके आएगा। कितने सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत बनेंगे, गेट में बनेंगे और नेट में बनेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कर दिया कल, कर ली थी नहीं ये वाला क्वेश्चन, हाँ आई थिंक कर लिए हम। अब यहाँ पर देखो, अब आती है हमारे डिटेल, यानी G-alpha-S सिग्नलिंग तो हमने एक ओवरव्यू टाइप देखी थी। अब हम G-alpha-S का एक एग्जांपल लेके सीखते हैं। तो एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग एक G-alpha-S सिग्नलिंग है। किसकी सिग्नलिंग बताई मैंने, एपिनेफ्रिन की। अब देखिए एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग कैसे काम करती है। सुना नाम एपिनेफ्रिन, कभी सुना होगा आपने, एपिनेफ्रिन सुना है। एपिनेफ्रिन इज ए स्ट्रेस हार्मोन, और ये करेगा क्या, ये आपके बॉडी में ग्लूकोज बनाएगा, ना कि ग्लूकोज को स्टोर करेगा, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ेगा आपके बॉडी के अंदर। अब कैसे चलती है, तो एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग भी GPCR ही है। बट आपसे पूछा जाए कौन सा GPCR है, तो GPCR G-alpha-S सिग्नलिंग। S का मतलब स्टिमुलेटरी सिग्नलिंग। सेम थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। देखो GPCR जो यहाँ पर एपिनेफ्रिन के GPCR है, इसका स्पेशल नाम है बीटा एड्रेनर्जिक। आपसे को पता होगा, इसको भी तो यही बोलते हैं, एपिनेफ्रिन को भी तो एड्रेनलिन बोलते हैं, तो वैसे इसका नाम है बीटा एड्रेनर्जिक। अब जैसे ही एपिनेफ्रिन GPCR रिसेप्टर से बाउंड हो जाएगा, क्या होगा अंदर, सेम भाई G-alpha बीटा गामा, और G-alpha किस स्टेट में था, GDP होता है इनएक्टिवेट स्टेट। पर जैसे ही यहाँ पर एपिनेफ्रिन बाइंड होगा, एपिनेफ्रिन क्या है, यहाँ पर सिग्नल मॉलिक्यूल्स है। जैसे एपिनेफ्रिन बाइंड होगा, यहाँ पर G-alpha अपने GDP से स्टेट से हटकर GTP स्टेट में जाएगी, यानी एक्टिवेट स्टेट में जाएगी। और एक्टिवेट किसने किया है, इसी GPCR रिसेप्टर में, इसी के अंदर गैफ एक्टिविटी है GEF। उस गैफ एक्टिविटी ने G-alpha को G-alpha GTP बना दिया, और जैसे G-alpha GTP में कन्वर्ट होता है, वो बीटा गामा से अलग हो जाता है।
और जैसे बीटा गामा से अलग होगा वो किसको एक्टिवेट करेगा, ये कौन सी सिग्नलिंग है, ये एस सिग्नलिंग है। इसका मतलब वो एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है। और एडेनाइलेट साइक्लेज है कहाँ, तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। यहाँ पर मैंने लेबल भी किया हुआ है। तो एडेनाइलेट साइक्लेज को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और एडेनाइलेट साइक्लेज करता क्या है, ये एटीपी या एएमपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। और साइक्लिक एएमपी क्या है, सेकंड मैसेंजर, ठीक है। तो जैसे ही एडेनाइलेट साइक्लेज ने एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाया, साइक्लिक एएमपी फर्दर क्या करेगा, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, जितना मैं भी बोल रहा हूँ इतना मैंने सब करवाया आपको। जैसे साइक्लिक एएमपी बनेगा वो प्रोटीन काइनेज ए को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। प्रोटीन काइनेज ए के मैंने आपको बताया था कितने सब यूनिट होते हैं, 4 सब यूनिट होते हैं, 2 रेगुलेटरी 2 कैटालिटिक। तो जो साइक्लिक एएमपी होता है वो रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाता है और कैटालिटिक सब यूनिट रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब इतना तो आपको मैंने बताया था। अब है मेन काम कि जैसे प्रोटीन काइनेज ए बना, अभी प्रोटीन काइनेज ए करेगा क्या। तो मुझे बताओ, यदि आपकी बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, यानी एपिनेफ्रिन निकला है, तो ग्लूकोज बनना चाहिए या ग्लूकोज स्टोर होना चाहिए। तो सिंपल बात है, सभी बच्चों को पता है ग्लूकोज निकलना चाहिए, ठीक है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होना चाहिए, यानी ग्लाइकोजन सिंथेज को क्या करना है, इनहिबिट करना है। देखो ग्लाइकोजन सिंथेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजन बनाता है, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और इसको एक्टिवेट करता है इंसुलिन इसको एक्टिवेट करता है ग्लाइकोजन सिंथेज को। अब बट ये प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज ए ग्लाइकोजन सिंथेज को फोस्फोराइलेट कर देगा, यानी इसके ऊपर फोस्फेट लगा देगा, जिसकी वजह से ये बेचारा मर जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। अगर ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिवेट हो चुका है, इसका मतलब ग्लाइकोजन तो नहीं बनेगा, बॉडी में ग्लाइकोजन तो नहीं बनेगा, जो कि बहुत अच्छा है हमारे लिए। अब दूसरा, अब और इफेक्ट क्या करेगा, और प्रोटीन काइनेज ए फोस्फोराइलेज काइनेज को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। अब मुझे बताना, फोस्फोराइलेज एंजाइम आपने सुना है कभी, फोस्फोराइलेज, आई थिंक आपने बायोकेमिस्ट्री अच्छे से की है तो आपको पता होगा। फोस्फोराइलेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो यदि ग्लाइकोजन को तोड़ना है ग्लूकोज के अंदर, जो कि हमें करना है, एपिनेफ्रिन यही करता है, तो फोस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करना है। और जैसे फोस्फोराइलेज काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा, ये फोस्फोराइलेज एंजाइम को भी फर्दर एक्टिवेट कर देगा। देखो फोस्फोराइलेज काइनेज का मतलब होता है फोस्फेट लगाने वाला। तो प्रोटीन काइनेज ए ने फोस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट किया बाय फोस्फेट लगा के, और जैसे फोस्फेट लगा के फोस्फोराइलेज काइनेज एक्टिवेट हुआ, इसने फर्दर फोस्फोराइलेज को एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। अब ये फोस्फोराइलेज एंजाइम क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लूकोज बनाएगा, जो कि हमें चाहिए, हमें ग्लूकोज ही चाहिए। तो वेरी सिंपल सिग्नलिंग, एपिनेफ्रिन सिग्नलिंग। कहीं डाउट होगा तो पूछ सकते हो आप। तो ये था आपका GPCR GS सिग्नलिंग। अब एक होता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर कभी आपने सुने होंगे, जब भी आप ऑपरेशन थिएटर में आप जाते हो, कभी आपने मेडिकल साइंस में कभी देखो तो एक टर्म आती है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर तब यूज़ किए जाते हैं जब एमरजेंसी रिस्पॉन्स हो, यानी ऑपरेशन के दौरान। यानी मान लीजिए ऑपरेशन के दौरान किसी को लाइव ऑपरेशन हो रहा है, यानी उसको एनेस्थीसिया नहीं दिया है, उसको एनाल्जेसिक दिया है, यानी उसको एनेस्थीसिया नहीं दिया है, उसको वो देख सकता है उसका ऑपरेशन हो रहा है, तो कई बार बॉडी स्ट्रेस हार्मोन एपिनेफ्रिन को रिलीज़ कर देती है, और एपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, और ब्लड फ्लो कोर बॉडी में ज़्यादा होने पड़ेगा। और मान लीजिए लीवर की सर्जरी हो रही है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाएगा। इसीलिए एपिनेफ्रिन को इनहिबिट कर सकता है बीटा ब्लॉकर। अब बीटा ब्लॉकर क्या है, बीटा ब्लॉकर इज एंटागोनिस्ट ऑफ द एपिनेफ्रिन, इनहिबिट द एपिनेफ्रिन सिग्नलिंग। एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग को इनहिबिट करता है बीटा ब्लॉकर, ये ऑपरेशन के दौरान दिया जाता है, ठीक है। आई थिंक ये भी आपके लिए काफ़ी हो गया। अब हमारा चलता है G-alpha-I सिग्नलिंग विद एग्जाम्पल, ठीक है। G-alpha-I सिग्नलिंग हमने पढ़ी थी, बट हमने एग्जाम्पल के साथ करते हैं G-alpha-I सिग्नलिंग को। देखो सबसे पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो इंसिडेंट फोटोन इन UV इज एब्जॉर्ब्ड, ओके ठीक है। पहले देखिए अब हम पढ़ने कहाँ जा रहे हैं, तो G-alpha-I सिग्नलिंग का हम बेस्ट एग्जांपल लेके जा रहे हैं। एक सेकंड रुको, इन्विट्री है ना ये, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। G-alpha-I नहीं, G-alpha-T सिग्नलिंग है ये वाली, ठीक है। आई हम पढ़ेंगे जब हम हार्ट करेंगे, हार्ट में चलता है आई वाली G-alpha इनहिबिटरी सिग्नलिंग, ये है G-alpha ट्रांसड्यूसन सिग्नलिंग G-alpha-T। अब तक हमने G-alpha-T के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, अब पढ़िए G-alpha-T में क्या हो रहा है। देखो जब आपने सभी ने पता होगा कि दो टाइप के हमारे आइज़ में सेल होते हैं, एक होता है रोड सेल, एक होते हैं कॉन सेल्स। रोड सेल्स डिम विजन के लिए होते हैं और कॉन सेल्स होते हैं वो लाइट विजन ही होते हैं।
अब यहाँ बात आती है रोडोप्सिन के बारे में, यानी जो रोडोप्सिन जो कि डिम विजन के लिए होता है, वो लाइट के गिरते कैसे मतलब काम करना बंद कर देते हैं। आप सभी को पता होगा रोडोप्सिन इज द वेरी वेरी सेंसिटिव टू द लाइट। अगर लाइट अगर आपके आंखों में पड़ रहा है तो रोडोप्सिन मर जाएगा, रोडोप्सिन की डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से आप लाइट में देख पा रहे हो। ठीक है, अब रोडोप्सिन ख़त्म क्यों हो गया, उसकी सिग्नलिंग है ये। ठीक है, तो जैसे ही यूवी गिरी, यूवी का मतलब होता है यहाँ पर, सॉरी यूवी नहीं है यहाँ पर, एचवी लिखा है, एचवी मतलब लाइट है। जैसे यहाँ पर लाइट गिरी, लाइट के गिरने से ये जो रोडोप्सिन आपका है, यहाँ पर जो रोडोप्सिन है वो जीपीसीआर है, जीपीसीआर का नाम ही रोडोप्सिन है यहाँ पर। तो जैसे लाइट गिरी, लाइट के गिरने से ये जो रोडोप्सिन है यानी जो जीपीसीआर है वो एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट होते इसका देखो अल्फा बीटा गामा में से अल्फा सबयूनिट अलग हो गया है। बट यहाँ पर जो अल्फा है वो है अल्फा टी, नॉट अल्फा एस, नॉट अल्फा एस, नॉट अल्फा आई, नॉट अल्फा क्यू, यहाँ पे है अल्फा टी। अब ये अल्फा टी है, ये फर्दर करेगा क्या? अब अल्फा टी ना तो एड्रेनालाइट साइकिल उसको एक्टिवेट करेगा क्योंकि ये एस नहीं है, ना ही ये फोस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करेगा क्योंकि ये क्यू नहीं है, ना ही ये एड्रेनालाइट साइकिल इसको इनहिबिट करेगा क्योंकि ये आई नहीं है, ये है टी। अब अल्फा टी करता क्या है, तो ये एक फर्दर एक एंजाइम है जिसका नाम है पीडीई, फोस्फोडाइजेस्ट्रेज साइक्लिक जीएमपी फोस्फोडाइजेस्ट्रेज, जिसको बोलते हैं पीडीई। इस पीडीई एंजाइम को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, और ये जो पीडीई एंजाइम है ये करेगा, ये साइक्लिक जीएमपी को फर्दर जीएमपी में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से जितना भी साइक्लिक जीएमपी रिस्पॉन्सिबल चैनल थे वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। हम पढ़ते हैं क्या बोला मैंने, एक बार रिपीट करूंगा, मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, बहुत ईजी है। देखिए पढ़े, सबसे पहले क्या लिखा मैंने कि द इंसिडेंट फोटोन यानी एचवी इज एब्जॉर्ब्ड एंड एक्टिवेट द रोडोप्सिन, जो कि यहाँ पर जीपीसीआर ही है, जिससे लाइट गिरते ही 11 सिस रेटिनल कन्वर्ट हो गया ऑल ट्रांस रेटिनल में। आफ्टर दैट जीडीपी हट गया, जीटीपी लग गया, वो तो बताया मैंने। फोस्फोडाइजेस्ट्रेज साइक्लिक जीएमपी पीडी वो एक्टिवेट हुआ, उसने क्या कर दिया, हाँ ठीक है, डार्क करंट, ओके। तो कुछ नहीं है यहाँ पर, देखो पहले हम बात करते हैं कि ये मान लो ये लाइट अभी नहीं आई है, मान लो सपोज कर दो अभी तक कोई लाइट नहीं आई है, आप किस डिम विजन में हो, शाम इवनिंग टाइम है, आप बाहर घूम रहे हो, आपके आंखों में कोई रोशनी नहीं है, कोई लाइट नहीं गिर रही है, तो ये जो जीपीसीआर रिसेप्टर है ये क्या होगा, ऑफ स्टेट में होगा। ये जो जी अल्फा प्रोटीन है ये भी ऑफ स्टेट में होगा क्योंकि जीडीपी बाउंड रहेगा। यहाँ पर जो पीडी एंजाइम है ये भी इनहिबिट रहेगा, जिसकी वजह से अंदर क्या रहेगा, साइक्लिक जीएमपी रहेगा, और साइक्लिक जीएमपी की वजह से अंदर डार्क करंट आ रहा होगा। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि डार्क करंट में कौन कौन से आयन अंदर आते हैं, तो आते हैं सोडियम और कैल्शियम। तो अंदर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है कैल्शियम और सोडियम अंदर आ रहा है। ठीक, कैल्शियम और सोडियम क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है जब कोई लाइट आपके आंखों में नहीं गई है। ठीक है, बट अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज कर लो, बिल्कुल चेंज कर लो सारा सिनेरियो। अब क्या हुआ, अब देखो, अब यहाँ पर देखते हैं हम इसके अपोजिट। इसके अपोजिट ये है कि मान लो लाइट आ गई, मान लो लाइट आपकी आंखों में गिरी, आंखों में लाइट गिरते ही आपका जो ये 11 ये जो आपका रोडोप्सिन होता है ना, इसके रोडोप्सिन में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है 11 सिस रेटिनल। कौन सी प्रोटीन होती है, 11 सिस रेटिनल, जो कि विटामिन ए के कारण होती है। तो 11 सिस रेटिनल कन्वर्ट हो जाएगा ऑल ट्रांस रेटिनल में, जिसकी वजह से अंदर ये जो जीडीपी है ये हट जाएगा और लग जाएगा जीटीपी। और आपसे को जीटीपी लगने से ही अल्फा सबयूनिट अलग हो जाती है और एक्टिवेट हो जाती है। अल्फा फर्दर पीडीई एंजाइम को एक्टिवेट करेगी, और जैसे ही पीडीई के नाम होता है साइक्लिक जीएमपी फोस्फोडाइजेस्ट्रेज, डाइजेस्ट्रेज यानी उल्टा, यानी साइक्लिक जीएमपी से उल्टा जीएमपी कर देगा, यानी रिएक्शन को स्टॉप डाउन कर देगा, जिसकी वजह से आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा साइक्लिक जीएमपी बाहर निकल आएगा, और साइक्लिक जीएमपी के बाहर निकलते ही क्या जाएगा, जीएमपी में कन्वर्ट होते ही यहाँ से ना तो कैल्शियम अंदर आएगा ना ही सोडियम अंदर आएगा। ठीक है,